लाख टके की बात में अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जिसके लिए आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम रहने जा रहे हैं, क्योंकि FATF की लिस्ट में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा या ब्लैक लिस्टेड होगा। इसको लेकर बड़ा फैसला बहुत जल्द आने वाला है। कश्मीर में आतंक को खाद्य पानी मुहैया कराना, जिहाद के नाम पर बेगुनाहों का खून बहाना, हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत की इंतहा पार कर जाना, खुद कर्ज में डूबकर आतंकियों को बिरयानी खिलाना, ये चंद खूबियां पाकिस्तान की है। नफरत की बुनियाद पर तामीर इस मुल्क से दुनिया को सिर्फ दहशतगर्दी ही मिली है। आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी बनाने वाले पाकिस्तान की आज हालत पतली है। इमरान खान की नींद फना हो गई है और बुज़दिल बाजवा बिल में जा छिपा है, क्योंकि आज पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेकर FATF बड़ा फैसला करने वाला है। आज रात करीब 10 बजे पेरिस में जारी FATF के फुल सेशन की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें पाकिस्तान पर लिए गए फैसलों का ऐलान होगा। दुनिया ये जान जाएगी कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्टेड हुआ है या फिर ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। दरअसल टेरर फंडिंग को लेकर आतंकियों पर कार्रवाई करने के नाम पर पाकिस्तान अब तक दुनिया को धोखा ही देता आ रहा है। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान सरकार ने आतंकी संगठन जमात-उद-दावा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। ये दोनों ही संगठन पाकिस्तान की जमीन से बेखौफ काम कर रहे हैं। आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद खुलेआम नफरत फैला रहे हैं। पाकिस्तान आतंकवादियों को एक स्ट्रेटेजिक एसेट मानता है। उसने खुद ही इनको ट्रेन किया, इक्विप किया, मोटिवेट किया, पैसा दिया है हिंदुस्तान और बाकी देशों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। ऐसे में पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है उनको बचाने के लिए। उनका अरेस्ट करना, उनको जेल में डालना वास्तव में दिखावा है। वो खुलेआम फिर भी घूमते हैं, उनको हर प्रकार की सहूलतें दी जाती हैं और FATF भी समझ गया है कि पाकिस्तान जो है इस दिखावा जो शो विंडो के अलावा और कुछ नहीं करने वाला। पाकिस्तान इस वक्त FATF की ग्रे लिस्ट में है। उस पर कई तरह की बंदिशें लगाई गई हैं। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्टेड हो गया तो वो दाने दाने को मोहताज हो जाएगा, उसे कर्ज मिलना बंद हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले दबा है। इस वक्त पाकिस्तान पर बकाया कुल कर्ज 115 अरब डॉलर से ज्यादा है। एक साल पहले 31 दिसंबर 2019 को कर्ज की रकम 110.719 अरब डॉलर थी। पिछले एक साल में पाकिस्तान के कुल कर्ज में 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। लेकिन जानकारों का मानना है कि यूरोपियन यूनियन के सख्त रुख के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को शय दे रहा है। ऐसे में उसका ब्लैक लिस्टेड होना मुश्किल है। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान जितना अरसा रहा है उतना FATF की ग्रे लिस्ट में कोई मुल्क नहीं रहा। ठीक है। और उसका सबब यह है कि खासतौर पे अमेरिका पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं धकेलना चाहता। ठीक है। ब्लैक लिस्ट में सिर्फ शुमाली कोरिया और ईरान है इस वक्त। ठीक है। और अमेरिकी नुक्ता नजर से पाकिस्तान ना शुमाली कोरिया की तरह है ना ईरान की तरह है। ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान के लिए आज कयामत का दिन है, क्योंकि पाकिस्तान पर अगर FATF का शिकंजा कसा तो वहां भुखमरी के हालात हो सकते हैं। विदेश से मिल रही अरबों डॉलर की मदद रुक सकती है और पाकिस्तान एक एक दाने को मोहताज हो सकता है। आतंक के खिलाफ कार्रवाई का दिखावा पाकिस्तान चाहे लाख करे, लेकिन FATF के मंच पर उसके असली चेहरे से नकाब उतर ही जाता है। और इसीलिए पाकिस्तान भले ही ब्लैक लिस्ट में न जाए, लेकिन ग्रे लिस्ट से उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला। बड़े सुभाष के साथ मौजूद कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। LAC के लिए, खासकर देवसांग के लिए भारतीय सेना का विशेष प्लान तैयार है। आर्मी चीफ नरवणे का यह बयान बेहद मायने रखता है, सीधे सीधे संदेश भी देता है चीन को। क्या पेंगोंग सो की तरह देवसांग में भी बाजी पलटने की तैयारी है? क्या देवसांग के लिए मास्टर स्ट्रोक तैयार है? पेंगोंग सो से चीन की आर्मी के पीछे हटने का वीडियो यूं ही सामने नहीं आया। सब जानते हैं इसके पीछे की वजह। अगस्त के अंत में कैलाश रेंज भी भारतीय सेना का ऑपरेशन था। क्या कैलाश रेंज की तरह देवसांग के लिए भी प्लान तैयार है? ये अहम सवाल आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे के बयान के बाद आया है। एक वेबिनार में जनरल मुकुंद नरवणे ने कहा कि
दोनों देशों में विश्वास की कमी है। देपसांग समेत कुछ मामले बाकी हैं जिन पर रणनीति तैयार कर ली गई है। भविष्य में कैसे आगे बढ़ना है, खाका तैयार है, लेकिन ये रणनीति क्या होगी इसका खुलासा नहीं किया जा सकता। पैंगोंग त्सो में डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन अहम सवाल चीन पर भरोसे का है। देपसांग में विवाद 2002 से ही है। 2013 में देपसांग को लेकर 20 दिनों तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी। तनाव कम करने पर सहमति तो बनी है, लेकिन विवाद सुलझा नहीं है। इस इलाके में विवाद पेट्रोलिंग के जरिए मॉनिटरिंग को लेकर है। पैंगोंग त्सो की तरह देपसांग में चीन की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर करने की क्या रणनीति होगी, यह अहम सवाल है। लद्दाख में जो चीन ने इंकर्शन किया था उसका कुछ पैंगोंग झील पे समझौता हो गया है। उत्तर पैंगोंग में भारत की सेना आईटीबीपी पोजीशन पे और सेना की पोजीशन फिंगर 3 पे चली गई है और चीन चली गई है फिंगर 8 के पूर्वी तरफ। खुद आर्मी चीफ ने माना कि भारत चीन के रिश्तों को नॉर्मल करने के लिए अभी लंबा सफर तय करना होगा। जानकारों के मुताबिक बॉर्डर पर अभी 22 फ्लैश पॉइंट हैं। 2 दशक में 22 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सहमति अभी नहीं बन पाई है। पड़ोस में चीन की रणनीति धीरे धीरे जमीन कब्जाने की रही है, लेकिन पिछले 1 साल की तनातनी के दौरान भारत ने जता दिया है कि चीन की ये चाल भारत की सीमा पर कामयाब नहीं होगी। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बात करते हैं। आज ही के दिन बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी और आज ही पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर पर सहमति जताई गई है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 2 साल, एलओसी पर सीज फायर की सहमति, इमरान का शांति राग। 26 फरवरी इतिहास की वो तारीख है जब भारत ने दुनिया को ये बता दिया कि आतंक के खिलाफ घर में घुसकर मारने का माद्दा रखता है। बालाकोट में भारतीय वायुसेना के पराक्रम से हिल गया था पाकिस्तान। बालाकोट एयर स्ट्राइक पाक की आतंक नीति का सबसे करारा जवाब था और पाकिस्तान को यह साफ संदेश भी कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में ना ही भारत उसकी सीमा का ख्याल रखेगा और ना ही उसकी संप्रभुता का। 2 साल पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। 2 साल बाद भारतीय वायुसेना पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। भारतीय वायुसेना को राफेल मिल चुका है, मिराज नए अवतार में आने वाले हैं, सुखोई 30 MKI और LCA तेजस की ताकत से भारतीय सेना पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में शुमार हो चुकी है। भारत की बढ़ती ताकत से सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं में दहशत है। में एयर स्पेस क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है और जितने भी आतंकवादी शिविर 60-70 किलोमीटर के घेरे में है, अब वो हिंदुस्तान के निशाने पे है और अगर वो अपने आतंकवादी शिविरों को उस घेरे से परे भी रखता है तो पाकिस्तान फौज के वो हेडक्वार्टर्स जो आतंकवादियों की मदद करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे भेजने में, उनको भी टारगेट किया जा सकता है। भारत की बढ़ती ताकत पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर कर रही है। पाकिस्तान बॉर्डर पर शांति की बात कर रहा है। एलओसी पर सीज फायर के लिए बनी सहमति। 24 तारीख रात 12 बजे से लागू हुआ समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ लेवल पर हुई बातचीत में संघर्ष विराम पर सहमति बनी। संघर्ष विराम के समझौते को लागू करने के लिए पाकिस्तान भारत के साथ सहमत जरूर हो गया है, लेकिन भारत की तरफ से ये बिल्कुल साफ है कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई सीमावर्ती इलाके हों या फिर अंदरूनी हिस्से जारी रहेगी। एलओसी पर सीजफायर को लेकर सहमति तो बनी, लेकिन अभी भी आतंकवाद का मुद्दा बेहद अहम है। भारतीय सेना पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों को नर्क का रास्ता दिखाने में जुटी है। 2020 में कश्मीर घाटी में 221 आतंकी मारे गए थे। इस साल 25 फरवरी तक 9 आतंकियों का काम तमाम हो चुका है। लगातार बढ़ती भारत की ताकत, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, भारत के सख्त तेवर से पाकिस्तान को एहसास हो गया है कि वो कश्मीर में अपने नापाक मंसूबों में कभी सफल नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि आतंक की राह पर चलकर तबाही को गले लगा चुके पाकिस्तान को अब पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्तों की अहमियत समझ आ गई है। इमरान और बाजवा अब शांति की बात कर रहे हैं। कंगाली और आतंक की वजह से हर तरफ बर्बादी। पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह समझ आने लगा है कि भारत से संबंध सुधारे बगैर उसका कल्याण नहीं हो सकता। बालाकोट एयर स्ट्राइक की दूसरी बरसी पर पाकिस्तान की फौज और उसके कठपुतली पीएम बेबस नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को यह समझ आ चुका है कि भारत से टकराव की वजह से वो सर्वनाश की तरफ बढ़ रहा है। कैलाश के शिखर पर ड्रैगन का दम भारत चकनाचूर कर चुका है और इसी दृश्य को देखकर अब पाकिस्तान भारत से पनाह मांगता हुआ दिखाई दे रहा है।
बाजवा से लेकर इमरान खान तक शांति की दुहाई देते नजर आ रहे हैं। वीडियो सेबास्टियन के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफे के साइड इफेक्ट दिखने लगे। सब्जियों से लेकर दाल और कुकिंग ऑयल तक महंगा होने लगा है। इस बीच आज बिना सब्सिडी वाले एलपीजी की कीमत में 25 रुपए का इजाफा हुआ है। महंगाई की मार, आम जनता का बुरा हाल। फरवरी में 3 बार बढ़े रसोई गैस के दाम। सर मोदी साहब तो कह रहे थे कि भी पेट्रोल अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन ही आ रहे हैं। ये जो हो रहा है वो गलत है, क्योंकि अगर आप पड़ोस की कंट्रीज भी देखते हो ना, वहाँ पे सस्ता है। कच्ची धानी तेल की बात करें तो कितने का है? 25 रुपये लीटर की बढ़ गई है, 145 की है इस समय। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं बहुत गलत है। भाड़ा महंगा होगा तो अपने आप ही यहाँ चीज़ महंगी हो जाएगी अपने आप ही। फ्यूल टैंक फुल कराना हो या फिर गैस सिलेंडर लेना हो, सब्जियां खरीदनी हो या फिर दाल और खाने के तेल लेना हो, आजकल पब्लिक सिर्फ दाम पूछकर ही सब्र कर रही है जनाब, क्योंकि हर तरफ महंगाई की मार है। आम लोग हुक्मरानों से पूछ रहे हैं कि क्या खाएंगे, कहां जाएंगे सरकार। जिनका पेट्रोल से ही चलने वाला है उनका क्या होने वाला है, प्रॉब्लम तो होगा ही। पहले हफ्ते में एक बार बनाता था, अब महंगाई बढ़ रही है, बहुत फर्क पड़ रहा है। सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, सेंचुरी हो रही है वगैरह वगैरह। आम पब्लिक की मजबूरी है, वो भर के चल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम तो पहले ही आसमान छू रहे हैं, लेकिन गैस सिलेंडरों के दाम में हो रहे इजाफे ने सारी रही सही कसर भी पूरी कर दी है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर में आज 25 रुपए का इजाफा हो गया है। दिसंबर से लेकर अब तक घरेलू सिलेंडर की कीमत 200 रुपए बढ़ चुकी है। 1 दिसंबर को घरेलू सिलेंडर 594 रुपए का था, जो कि आज 794 रुपए का हो चुका है। आम आदमी पर महंगाई की एक और मार, सिलेंडर के दाम जो है उसमें इजाफा हो चुका है। 25 रुपए प्रति सिलेंडर में इजाफा हुआ है और इसको लेकर के खासतौर पे जो सब्सिडाइज सिलेंडर मिलते रहे हैं उसमें अब ये जो नई कीमत है दिल्ली में वो 794 रुपए हो चुकी है। इससे पहले आपको बताएं कि 1 दिसंबर से अब तक जो है बढ़ोतरी जो है वो 200 रुपए तक हो चुकी है। जो सिलेंडर है, घरेलू सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम, 14.2 kg के सिलेंडर की बात कर रहे हैं। इसमें लगातार फरवरी में 3 बार इजाफा हुआ है। महंगे पेट्रोल डीजल की आग अब आम आदमी के किचन का चूल्हा ठंडा करने पर तुल गई है। सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। ट्रांसपोर्ट महंगा होने का असर अब जमीन पर दिखने लगा। प्याज तो पहले ही 40 रुपए का बिक रहा था, अब 60 रुपए की कीमत छू रहा है। टमाटर 20 रुपए से 30 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं करेला और शिमला मिर्च की कीमत 50 से 70 रुपए पर पहुंच गई है। भाड़ा महंगा होगा तो अपने आप ही यहाँ चीज़ महंगी हो जाएगी अपने आप ही। तो यहाँ जो आती हैं गाड़ियाँ आपके पास लेकर, तो उनकी कॉस्टिंग ज्यादा आती है, ऐसा रहता है? जैसे पहले आ रही थी 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो भाड़ा लेके आ रही है, तो उसे फर्क पड़ जाता है ना, तो उसी में तो लगता सारा पैसा वो। मतलब साफ है कि इस महंगाई में दाल रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं। सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही नहीं बल्कि कुकिंग ऑयल भी महंगा होता जा रहा है। लग यूं रहा है कि कुकिंग ऑयल पेट्रोल की कीमत से कंपटीशन पर उतारू है। रिटेल बाजार में कुकिंग ऑयल की कीमत 20 रुपए लीटर तक बढ़ गई है। जो सरसों का तेल पहले 150 रुपए में बिक रहा था, वो अब 170 रुपए में जनता को मुंह चिढ़ा रहा है। सोयाबीन रिफाइंड तेल की कीमत भी 120 रुपए से 140 रुपए लीटर पहुंच चुकी है। वहीं अरहर दाल 85 से 125 रुपए किलो हो गया है। चने की दाल भी 70 रुपए किलो के भाव पर पहुंच गया है। कच्ची धानी का तेल की बात करें, तमाम चीजों की बात करें, कितनी कीमत बढ़ गई है? काफ़ी बढ़ गई सर, 25 रुपये लीटर के करीब बढ़ चुकी है तेल की कीमत। रिफाइंड या सोया मूंगफली का 25-30 रुपये लीटर का काफ़ी बढ़ोतरी आ गई। अगर हम दाल की बात करें, दाल में कुछ इजाफा हुआ है? हाँ, 20 रुपये किलो की बढ़ी है दालों में भी। दाल में 20 रुपए का इजाफा? यस सर। और चावल में कीमत कितनी बढ़ी? चावल में भी बराबर है ऐसा। हाँ, ट्रेड एसोसिएशन के मुताबिक हाइड्रोकार्बन की कीमत में इजाफा कीमतों में आग लगा रहा है। 15% डीजल में प्राइस बढ़ने से लगभग 6% का सभी वस्तुओं की कीमतों में इजाफा होने की संभावना है। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर महंगाई से लोगों को राहत कब मिलेगी? सवाल ये भी कि तेल और एलपीजी की कीमतें कब कम होंगी, क्योंकि सवाल आपकी और हमारी जेब का है, लेकिन जवाब शायद किसी के पास नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना एक बार फिर देश को दहलाने लगा है। पिछले कुछ वक्त से संक्रमण की रफ्तार में बेतहाशा तेजी दर्ज की जा रही है। महाराष्ट्र समेत देश के कई इलाकों में लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है। यूपी में स्कूलों में कोरोना की दस्तक सुनाई दे रही है।
देश में एक तरफ कोरोना वायरस को मात देने के लिए वैक्सीनेशन अभियान जारी है। 1,26,00,000 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8,807 नए मरीज मिले हैं। ये 18 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा आंकड़ा है। राज्य में बीते 24 घंटे में 80 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, केरल और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामलों में एकाएक इजाफा दर्ज किया जाने लगा है। महाराष्ट्र के वाशिम में कोरोना का ऐसा विस्फोट हुआ कि हड़कंप मच गया। वाशिम के एक हॉस्टल में 190 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद दहशत छा गई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार की चिंता भी इसी वजह से बढ़ गई है। ताज़ा मामला महाराष्ट्र के वाशिम जिले से है, जहां पर एक हॉस्टल में रह रहे 190 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी छात्र अमरावती जिले के अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। दिल्ली में भी कोरोना का ग्राफ फिर बढ़ने लगा है, लेकिन लोग लापरवाह दिख रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 220 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। डॉक्टर और एक्सपर्ट बार बार आगाह कर रहे हैं कि मास्क हटेगा तो कोरोना फिर डसेगा, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। मास्क नहीं लगा रखा। एक्चुअली अभी हटाया, सांस फूल रही थी। आपको पता है कोरोना फिर से आता है? सॉरी। है जी? कहाँ से आ रहे हैं? मास्क नहीं लगा रखा, ऐसे आप बिना मास्क के घूम रहे हैं, चलान है इस पे और डर नहीं लगता आपको? आपने मास्क नहीं लगा रखा वजह? नहीं कुछ। संक्रमण के मामलों में आई तेजी के बाद केंद्र सरकार ने सेंट्रल टीम को प्रभावित राज्यों में भेजना शुरू कर दिया है। इस बीच देश के कई राज्यों में स्कूल भी खुलने लगे हैं, लेकिन यहाँ संक्रमण का डर बना हुआ है। कुछ राज्यों में स्कूल खुलने के बाद टीचर और छात्र संक्रमित पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक नामी निजी स्कूल के 9 स्टाफ संक्रमित पाए जाने के बाद सनसनी फैल गई। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी स्कूलों में कोरोना के मामले सामने आने के बाद स्कूलों में रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। पहले लखनऊ के लामार्ट्स बॉयज़ कॉलेज में 6 स्टाफ जो कॉलेज का है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद लखनऊ प्रशासन में हड़कंप मच गया था और अब फैसला किया गया है कि लखनऊ के सभी स्कूल कॉलेज में एक रैंडम टेस्ट होगा कोविड का। एंटीजन हो रहा है कि आरटीपीसीआर हो रहा है? नहीं, दोनों हो रहा है। आरटीपीसीआर भी हो रहा है, एंटीजन भी कराया जा रहा है। बहुत से स्कूल खुल चुके हैं और 1 मार्च से बाकी बच्चे उनको भी खोलने का आदेश है, तो ये सब जाहिर बात है कि उस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। जी, अभी हमारा ये टारगेट ट्रेसिंग कंटिन्यू रहेगी। जानकारों के मुताबिक देश में कोरोना का फिर सिर उठाना खतरे की घंटी है। संक्रमित मरीजों में नए स्ट्रेन का मिलना बड़ी परेशानी की वजह बन रहा है। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए किस तरीके से कोरोना के मोर्चे पर मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राज्यवार जो तमाम आंकड़े सामने आ रहे हैं 24 घंटे के, वो हर किसी को डरा रहे हैं। हम आपको आंकड़े बताते हैं और शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर सबसे ज्यादा तेजी देखी जा रही है। 24 घंटे में 8,807 मामले आ चुके हैं, 80 लोगों की जान जा चुकी है। पंजाब की अगर बात की जाए तो 558 मामले 24 घंटे में, 7 लोगों की जान जा चुकी है। केरल दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र के बाद 4,106 मामले, 17 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली में भी आंकड़े बढ़े हैं, 200 मामले आ चुके हैं कोरोना के 24 घंटे में, 2 लोगों की जान गई। अगर बाकी राज्यों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश यहां पर 344 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आंकड़ों में इजाफा देखा जा रहा है, खासकर स्कूल कॉलेजेस में 128 मामले अब तक आ चुके हैं, 3 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान में 99 तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है। 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों का। गुजरात में 380 मामले सामने आ चुके हैं। तो लगातार अपील आपसे यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए, मास्क पहनिए। चलिए इलेक्ट्रिक की बात में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन किसने नेताओं को लगाया चूना और क्या है फ्रॉड कॉल की रैकेट की हकीकत, देखिए न्यूज़ नेशन की ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन खबर कट टू कट स्पेशल थोड़ी ही देर में विनाश त्यागी के साथ।